मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको हर बार एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। जो इस बार की हमारी शख्सियत जी हैं वो है मिस्टर संजय बत्रा जी, जिनके अंदर बहुत से मल्टी टैलेंटेड गुण हैं और ये वो यस वी कैन के मेंबर भी हैं, साथ ही वो एक पत्रकार भी हैं। आइए उनसे ही मुलाकात करते हैं कि आज उनका क्या कहना है, उनसे ही आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा। सर, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपका जन्मदिन भी है। मिलन एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कार्यक्रम में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए अपने विषय में कि आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, किस तरह रही आपकी यात्रा जीवन की जो आज आप इस मुकाम पर हो। मेरा नाम संजय बत्रा है और मैं यस वी कैन और सीजीसी में और करनाल की लगभग 15-16 संस्थाओं में एक्टिव रूप से काम कर रहा हूँ। और मेरे पिताजी जो हैं और माताजी वो एजुकेशन में थे, टीचर थे। मेरे दादाजी भी टीचर थे और मेरी पत्नी भी और बेटी भी दैवयोग से वो टीचर हैं। तो लगभग मैक्सिमम जो परिवार है वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो तब भी थोड़ा बहुत राजनीति में और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। तो वही आगे चल के अब सर, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, आजकल आप क्या कर रहे हो। सर, मेरा आयुर्वेदिक का यूनिट है गोल्डन हर्ब लेबोरेटरी के नाम से, और साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में सिटीज़न ग्रीवेंसेस कमेटी, यस वी कैन, राहगिरी और भी बहुत सी संस्थाएं जो मुख्यतः सोशल वर्क में काम कर रही हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोशिश करता हूँ कि मोटिवेट करूँ ताकि वो और अच्छा काम करें। सर, सोशल वर्क में किस किस तरह के कार्य किए गए हैं आज तक आपके द्वारा। सोशल वर्क में सबसे पहले तो जब इंडस्ट्री लगाई थी तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो प्लाट्स वगैरह थे इंडस्ट्रियल, वो या तो अपने रिश्तेदार को या भाई भतीजावाद में या रिश्वत दे के पैसा दे के दिए जाते थे। तो उस समय फिर हमने कुछ लोग करनाल के मिले, हम लोगों ने कोर्ट में केस किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो उनसे हमने पूछा भी आप भी पॉलिसी ऐसे ही रखोगे, अपने रिश्तेदारों को भाई भतीजावाद में प्लाट दोगे? तो उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो करनाल के अंदर हमने लगभग 10-15 साल कोई इंडस्ट्रियल प्लाट इशू नहीं होने दिया। और फिर सरकार से हमने पॉलिसी बनाई जो आजकल ई ऑप्शन होती है। ये पॉलिसी इंडस्ट्रियल प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन की देन है जो आज पूरे हरियाणा में लागू है। और उसके बाद सिटीजन सर, इस पॉलिसी में किस किस तरह के नियम लागू किए गए हैं? इस पॉलिसी के अंदर ये है कि ई ऑप्शन होती है। जो लोग प्लाट, जिनको इंडस्ट्रियल प्लाट लेना है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई करता है और ई ऑप्शन में हिस्सा लेके करता है। तो उससे क्या होता है कि जो पैसे हैं वो सारे सरकार को मिलते हैं। पहले वो पैसे प्रॉपर्टी डीलर्स या राजनीतिक लोगों के पास जाते थे, जो अब माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ये अब पॉलिसी आई है जो कि लोगों को इसमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। सर, जैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन सब कमेटी के मेंबर भी हैं, तो ये किस तरह के कार्य करती है ये कमेटी? ये सब कमेटी सिटीज़न ग्रीवेंसेस कमेटी के साथ जुड़ी हुई है। और सिटीज़न ग्रीवेंसेस कमेटी लगभग 8-9 तरह की सब कमेटीज़ हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन है, स्कूल की एजुकेशन सब कमेटी है, वुमेन एंड चाइल्ड पे है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे है। और ना इसमें जो हमने काम किया है, एक तो एजुकेशन सब कमेटी में किया है। 134A के जो फॉर्म हैं वो हम लोगों ने भरे। और बहुत खुशी की बात थी कि इस सब कमेटी के काम करने से करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर करनाल ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट था जिसमें 134A की कोई भी सीट खाली नहीं थी। इसमें जो सब कमेटी का काम ये होता था कि जो अनपढ़ लोग हैं, माता पिता कई बच्चों के जिनको ज्ञान नहीं था, तो उनके हम फार्म जो है चेक करके भरवा देते थे। कोई कमी पेशी होती थी वो ठीक कर देते थे। उनके जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं उनमें मदद कर देते थे। तो उससे उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होता था। तो रिजेक्ट ना होने की वजह से जो है मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम देते थे। और आज करनाल के अंदर अब तो 134A का प्रारूप बदल गया है, पर जिन बच्चों ने पहले 134A में एडमिशन लिए हुए हैं वो 12वीं तक अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे। और करनाल हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला था जिसके अंदर 134A की एक भी सीट खाली नहीं थी। और इसके साथ साथ हमने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है, हमने जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और
उनके सैम्पलिंग वगैरह करवाई जो डिपार्टमेंट के साथ, FASSI डिपार्टमेंट के साथ। तो जो भी जहाँ दिक्कत किसी को कंज्यूमर को आती है उसमें हमने विभाग के साथ मिलके उन चीज़ों को दूर करवाया। हमने 15-20 दिन पहले मानव सेवा संघ में जो डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ एक मीटिंग की थी और उनसे हमने निवेदन किया था कि आसपास जो नशीली दवाइयाँ बिक रही हैं और जो फूड सेफ्टी के जो मापदंड के हिसाब से मिठाइयाँ वगैरह खाने में बननी जैसे हैं, मिलावट की जाती है और सर। जो रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो 250-300 रुपये पर डाइट देते हैं, तो वहाँ की जो किचन्स हैं भी उनका क्या हाल है, वहाँ पे जो खाना बनाने के नियम हैं वहाँ साफ़ सफाई है या नहीं है, उस बारे में वो चेक करें। और जो करनाल में अभी पीछे ढाबों का कुछ पानी चेक हुआ था, वो सब स्टैंडर्ड का पाया गया था, तो उसके सैम्पलिंग के लिए और उन चीज़ों के लिए उनसे निवेदन किया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हमने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कॉलेजेस वगैरह में RTI के लिए हम सेमिनार लगाते हैं। पीछे हमने खालसा सर कॉलेज अब में तक कितने सेमिनार लगा चुके हैं सर? हम इसमें 15-16 के लगभग सेमिनार लगा चुके हैं। किन किन कॉलेजेस में सर? स्कूल? लगभग सभी कॉलेजेस में लगा चुके हैं। और उसके अंदर हम एक कीनोट स्पीकर जो उसके मास्टर परफेक्ट जो लोग हैं उनको साथ लेके जाते हैं और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनसे डिबेट करवाते हैं। एक बच्चा फेवर में बोलता है, एक वाद विवाद होके, और जो वहाँ पे बच्चे होते हैं उनके जो दिक्कतें होती हैं या जो उनको पूछना होता है, समस्याएं होती हैं, उनकी जानकारी में वृद्धि की जाती है। अभी हमने खालसा कॉलेज में लगाया था जिसमें अशोक जैन जी जो पहले फरीदाबाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्रेसिडेंट थे, कंज्यूमर रिफॉर्म के, तो वो हमारे कीनोट स्पीकर थे और बहुत बढ़िया कार्यक्रम गया था। सर आप ये बताइए, जैसे आप एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन सब कमेटी के मेंबर होने के नाते कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वैल्यूज़ नहीं पता, उनके लिए जैसे कानून बनाए गए हैं, तो किस तरह जागरूक करते हो? अभी जैसे एक नया कानून आया है राइट टू सर्विस, तो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। करनाल में अभी एक हमारे मित्र हैं एडवोकेट प्रदीप कुमार जी, उनसे अभी राइट टू सर्विस पे मदद लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप इस सेमिनार को करो, मैं बताऊंगा। तो राइट टू सर्विस के अंदर है, जैसे हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम के लिए कहते हैं तो उस काम की एक सीमा करने की तय सीमा की हुई है, तो उसके अंदर अगर काम नहीं होता तो हमने किस ऑफिसर को शिकायत करनी है उस बारे में है, और फिर सरकार के उसमें जो भी लॉ के हिसाब से है वो कार्रवाई उस ऑफिसर के खिलाफ़ होती है। तो उस बारे में अब अवेयरनेस के लिए काम चल रहा है और वो जल्दी वो किया जाएगा। सर जैसे यस वी कैन के आप सदस्य हैं, सदस्य चेयरमैन हैं, तो सर किस किस तरह के कार्य करते हैं यस वी कैन? एक्चुअल में यस वी कैन काम तो जैसा कि नाम है, यस वी कैन भी हम हर कुछ कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत ये पड़ी, जैसे कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे तो हर संस्था के अंदर अपने अपने नियम कानून हैं, एक दायरा है, उस दायरे से बाहर जाके काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यस वी कैन का गठन किया गया और उसके अंदर हम 15 सदस्य हैं। हमने उसके अंदर जैसे पौधारोपण है, लगभग हर वर्ष हम 1100 पौधे लगा रहे हैं पिछले 4 साल से, और इस बार हमने 1700 प्लस पौधे लगाए हैं वन विभाग की मदद से, स्कूलों की मदद से, पार्कों में, RWAs में। और जैसे कोरोना काल में बहुत कठिनाई का समय था, पर यस वी कैन उन दिनों एक दिन भी नहीं बैठा। यस वी कैन ने लगभग किस तरह के कार्य करे सर कोरोना काल में? मैं वही बता रहा हूँ, यस वी कैन ने उन दिनों में लगभग 2000 के लगभग किट्स तो है जो सरकारी अधिकारियों की मदद से लोगों को दिलवाई, और 600 किट्स जो हैं वो स्वयं अपनी गाड़ी में सबको घर घर जाके जिनको ज़रूरत थी, जैसे किसी ने बताया तो उसको उसके घर में जाके प्रोवाइड करवाई गई। वैक्सीनेशन करवाया गया, उनको इंजेक्शन लगवाए गए। लोगों को जिनके पास हैं बच्चे बाहर हैं, उन्होंने आना है यहाँ से, किसी ने बाहर जाना है, प्रशासन की मदद से वो करवाया गया। और जो उस समय में जिन लोगों ने बढ़िया काम, बहुत लोगों ने, बहुत संस्थाओं ने बहुत बढ़िया काम किए थे, यस वी कैन ने उन सब लोगों को ऑनर भी किया, जिसमें पत्रकार थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, NGOs थी,
और उसके बाद भी यस वी कैन ने, क्योंकि अक्सर देखा गया जब लोग अच्छा काम करते हैं तो लोग उनकी लेग पुलिंग करते हैं। यस वी कैन ने एक ये निश्चय किया है कि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करता है, कोई भी संस्था अच्छा काम करती है, तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, हम उसको अंग वस्त्र उड़ाते हैं, उसको समाज को बताते हैं कि ये लोग, ये संस्था, ये सरकारी अधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को सम्मानित भी करते हैं। अभी 8 मार्च को हमने वुमेंस डे पे 125 जो गर्ल्स हैं और वुमेंस हैं जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में, उनको सम्मानित किया था। अभी उससे पहले पत्रकारों को सम्मानित किया था। फिर 16 नवंबर को पत्रकारिता दिवस है, उस दिन हम लगभग 100 से ज़्यादा पत्रकारों को भी सम्मानित करेंगे। और सीनियर सिटीज़न डे अभी गया है, तो उसके अंदर हमने 125 से अधिक जो विभिन्न संस्थाओं से या स्वयं ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ बढ़िया काम किए हैं, उनको स्वामी ज्ञानानंद जी और मेयर मैडम और संजय बटला जी और भी लगभग जो शहर के माननीय हैं उन लोगों से सम्मानित करवाया, और आगे भी ये प्रयास चलता रहेगा। सर यस वी कैन को क्या सरकार का सपोर्ट है? नहीं, यस वी कैन को सरकार से हम कोई सपोर्ट नहीं ले रहे और ना ही लेनी है। हमने इस संस्था के अंदर, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो लोगों की भलाई, लोगों के काम आने का है, तो सरकारी हम ना मदद लेते हैं ना लेनी है। तो जो हमारे पास अपने साधन हैं उन्हीं साधनों से हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी अपने ही साधनों से करेंगे। सर जैसे राहगिरी कार्यक्रम है, बहुत सालों से चला रहा है, बस कोरोना काल में थोड़ा थम गया था, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट हो गया। उसमें किस तरह के कार्य किए आपने, क्या प्रयास है उसमें आपका? राहगिरी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिसमें नैन साहब इसके जनक रहे, और ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया चला। और करनाल के अंदर लगभग 5 साल पूरे एक भी संडे ऐसा नहीं था जिस दिन ये कार्यक्रम ना हुआ हो, और करनाल के लोग बहुत अपने मन से इस प्रोग्राम में आते थे। और राहगिरी एक ऐसा मंच था जो आम आदमी को मंच प्रोवाइड किया, और राहगिरी में जिन लोगों ने भाग लिया वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेज के ऊपर गाना गा के भी आए हैं, डांस में भी फर्स्ट आए हैं, अव्वल आए हैं, और खेलों में भी जो यहाँ रिद्धि फॉर एक हमारी राहगिरी की बिटिया थी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, और तीरंदाजी में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आई है, और वो भी राहगिरी की देन थी। तो राहगिरी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और हम आपके माध्यम से सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उसको दोबारा शुरू किया जाए। ये एक आम लोगों के लिए बहुत अच्छा मंच है, और जो उनकी मोटो था संडे इज़ फंडे, उसको बिल्कुल पूरा करता था। सर इसमें आपका योगदान क्या रहा? बस इसमें हमारा योगदान तो यही था कि हम जाते थे, खुद भी इंजॉय करते थे और लोगों को भी इंजॉय करवाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करते थे आगे बिल्कुल बढ़े। उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और अभी इस शनिवार और इतवार को DSO डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं उनका एक क्रिकेट का मैच होने हैं, तो उसमें टीम राहगिरी जो लोग हम आपस में जुड़े थे वो अब भी जुड़े हुए हैं, तो वो टीम राहगिरी के बैनर पे मैच खेलेंगे अभी, जिसके अंदर कल्पना चावला कॉलेज की टीम है, CA की टीम है, डॉक्टर्स की हैं, और भी टीमें भाग लेंगी। सर इसमें खाली जैसे आपने कहा कल्पना चावला डॉक्टर्स की टीम है, इनके अलावा और भी टीमें हैं जैसे कहीं बाहर की कॉलेज स्कूल, या सिर्फ इसकी ही टीम है? वो एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उसके जो नोडल अफसर हैं, तो उन्होंने लगभग 12-15 टीमें बुलाई हुई हैं जो उनके आउट ऑफ सिटी भी हैं सर? नहीं, शहर की हैं, शहर के डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ओके सर। सर जैसे आप हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिला संयोजक और जिला अध्यक्ष भी हैं, तो सर इसमें आपका क्या योगदान है, आपकी क्या भूमिका रही है अपने जैसे पत्रकारों के हित के लिए, क्या क्या कार्य कर रहे हो, किस तरह की स्कीमें आई हैं? एक्चुअल में जो हरियाणा पत्रकार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, ये पत्रकारों के लिए कार्य कर रही है, और भी बहुत सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। अभी हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जो स्टेट के पदाधिकारी थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और जो हुड्डा के प्लॉट्स हैं उसके लिए और भी जो स्कीम्स हैं उसके लिए उन्होंने कार्य करा है, और करनाल में भी हम प्रयास कर रहे हैं। पर इसके अंदर जो मैंने देखा है, जो पत्रकार है वो लोगों के लिए तो आवाज़ उठा सकता है, अपने लिए उसको आवाज़ उठाने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो जिन कंपनीज़ में लगा हुआ है वो उनको
प्रॉपर मानदेय वगैरह नहीं देते, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। और पत्रकार क्योंकि खुद भी जागरूक हैं, तो कोशिश है, और भगवान की कृपा से करनाल के अंदर और भी बहुत से पत्रकार एसोसिएशंस हैं, पत्रकार जागरूक हैं, वो कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और इसके अंदर जो हमारा प्रयास है, मेरा प्रयास है भी, मैं एक संस्था के साथ ना जुड़ के अगर कोई दूसरी संस्था भी अच्छा काम कर रही है तो मैं उनके साथ भी सपोर्ट करता हूँ। सर जैसे आपका एक सहयोगी व्यवहार है, आपने बहुत से एनजीओ के साथ काम किया है, तो सर क्या डिफरेंस रहा आपका सबके साथ मिलकर? आपको क्या, मतलब कहते हैं ना, जब इंसान कहीं ना कहीं किसी की एनजीओ के साथ जुड़ता है तो कुछ ना कुछ सीखता है, तो सर आपको किस तरह की लेवल को सीखने को मिला सर? जैसे आप बहुत, आपका व्यवहारी सहयोगी है, हर एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हो, तो सर इसके बारे में बताइए। नहीं, करनाल जो है बहुत अच्छा शहर है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी देश हित में और लोक हित में काम कर रही हैं। और जब आप किसी दूसरे को मोटिवेट करोगे तो आपको वहाँ पे अच्छा माहौल मिलेगा। मैं जिस भी संस्था में गया हूँ, जिसके साथ जुड़ा हूँ, जिनका मैं मेंबर हूँ या नहीं हूँ, वहाँ पे मैं अगर कोई भी काम करता हूँ, जो मुझे काम लगता है कि यहाँ कोई कमी है या कुछ है, तो मैं स्वयं उस काम को अपने आप करने लग जाता हूँ। तो जब आप किसी की मदद करते हो तो उनको भी अच्छा लगता है और वो भी मोटिवेट भी होते हैं और आपको वो मान सम्मान भी देते हैं। सर एक बात और, जैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हो, तो सर आप हमारे दर्शकों को, कि हमारे जैसे दर्शक हैं अपनी, जैसे उनके वो भी एक उपभोक्ता है किसी न किसी जगह के, कहीं ना कहीं उनके वो भी एक उपभोक्ता है, तो सर अगर जो उनको अपनी समस्याएं बतानी पड़ी, आप उनके हित के लिए खड़े हो सर? बिल्कुल तो खड़े सर वो हैं। आपसे किस प्रकार जुड़ सकते हैं? आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7988913433। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कोई भी सामान लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी सेवाओं आप लेते हो, आप उसका बिल ज़रूर लें, क्योंकि जब आपके पास बिल होगा तो आप उसके लिए फ़ाइट कर सकते हो, और फ़ाइट करनी आसान है। सरकार ने कंज्यूमर के लिए बहुत से कानून बनाए हुए हैं। अगर कंज्यूमर को कहीं दिक्कत होती है तो तब होती है जब वो बिल नहीं लेता। तो मेरा आप सबको ये सुझाव है कि आप बिल ज़रूर लें। धन्यवाद। सर एक बात और, जैसे आप सबके लिए हमेशा खड़े हो, तो सर इसका श्रेय किसको देते हो? आप आज इस लेवल पे हो कि हर कोई आपका आदर सम्मान करता है, इस सब का श्रेय किसको जाता है? इस सब का श्रेय मैं अपने माता पिता को देता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे। जो जब वो रिटायर हुए तो अक्सर मैं देखता हूँ लोग जब रिटायर होते हैं वो या तो प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई और धनोपार्जन के लिए काम करते हैं। पर मेरे माता पिता मानव सेवा संघ के साथ जुड़े, वो वहाँ सेवा करने के लिए जाते थे। मानव सेवा संघ के लिए वो पैसे इकट्ठे करते थे, और दो उस समय जो ज़माना था, 2 रुपये 5 रुपये की पर्ची काट के आते थे। तो हम अपने माता पिता को कहते थे भी आप ये 2 रुपये 5 रुपये क्यों इकट्ठा करते हो, भी मांगने जाते हो आप लोगों से। कई बार लोग नहीं देते थे तो मेरी माता जी उनसे ज़बरदस्ती लेके आते थे पैसे, भी आप दो। तो जब हम उनको कहते थे भी आप किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती क्यों करते हो या क्यों लेते हो, कहते 2-2 रुपये आप क्यों लेते हो। तो वो मेरी माता जी कहते कि ये 2 रुपये आपके लिए 2 रुपये हैं, पर जब ये इकट्ठे होके 5-7 हज़ार रुपये होके वहाँ जाते हैं तो किसी की फ़ीस भरी जाती है, किसी विधवा को राशन मिल जाता है, किसी बच्ची की शादी हो जाती है, किसी को दवाई मिल जाती है। तो ये वहाँ जाके बहुत लोगों के लिए आसरा बनते हैं ये पैसे। तो उनको देख के, उनसे प्रेरणा लेके कि उसके बाद श्री SM कुमार जी, DN अरोड़ा जी और CGC में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो लोकहित में अपना बहुत काम कर रहे हैं। तो वो सब प्रेरणा के स्रोत हैं। सर यानी आपको सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा विरासत में मिली है सर? करनाल के अंदर बहुत सी संस्थाएं हैं, प्रितपाल सिंह पन्नू हैं, और भी बहुत से लोग हैं, रजनीश चोपड़ा जी हैं, DN अरोड़ा जी हैं, बहुत लोग हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, करनाल के अंदर अब बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे झंडे वाली सेवा समिति है और रामलीला मंच हैं, जो धार्मिक कार्यों को भी कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं विपरीत परिस्थितियों में, दुर्गा पूजा समिति है, ये लोग विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और ये अपनी संस्कृति जो है बच्चों को दे के जा रहे हैं। अब अभी 3 दिन पहले हम दुर्गा पूजा में माँ झंडे वाली समिति, मतलब उसमें क्या क्या कार्य, मतलब किस तरह के करते हैं? और संस्कृत कार्यक्रम तो करती है, साथ में उनके और क्या क्या कार्य है सर?
अभी मैं पीछे माँ झंडे वाली सेवा समिति में जो माता के जागरण है और रामायण पाठक सभा जो है रामलीला, श्री रामलीला जी की जो लीलाएं दिखा रहे हैं, और भी श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति जो है, दुर्गा पूजा समिति, वो भी जो है दुर्गा पूजा के अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और धर्म से संबंधित कार्यक्रम है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आप जो मनोरंजन के कार्यक्रम हैं, लोग उनमें ज़्यादा जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में सर कहीं और ना अपने कहीं देखने धर्म को से, मिला है जो हमारी जनरेशन है वो भूलती जा रही है, हाँ कहीं ना बिल्कुल कहीं वो बिल्कुल, पीछे होती जा रही है वो हमारी धर्म से संस्कृति से। विमुख हो रहे हैं। तो हाँ मैं जी। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं। और लोग, क्योंकि अच्छे लोग जब काम करते हैं तो लोग जुड़ते हैं, ये सब अच्छे लोग इस काम को लेके आगे जा रहे हैं, तो लोग इनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, जिसके लिए ये वाकई में ही बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और मैं इनको बधाई देता हूँ। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई एक ऐसी सलाह, जो कहते हैं ना कहीं काम आ जाते किसी ना किसी की सलाह, तो क्या संदेश देना चाहोगे सर हमारे दर्शकों को? मेरा तो यही मिलन संदेश एक्सप्रेस के है माध्यम कि से। जो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करो, लेग पुलिंग ना करो। जब आप लोगों को मोटिवेट करेंगे तो लोग आपको भी मोटिवेट करेंगे, और समाज के लिए कोशिश करें, जो किसी परहित में काम कर सके, देश हित में काम कर सकें, आप ज़रूर करें। कोई ना कोई सोशल वर्क हर आदमी को चाहिए कि जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने आसपास जो आपके घर काम करते हैं, आपके आसपास लोग हैं, आप उनकी मदद करें, और जो लोग उनकी मदद करते हैं वो सुखी भी रहते हैं और एंजॉय भी करते हैं। ये थे हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में संजय बत्रा जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कई बातें बताई और बहुत सी सीखने को मिली। आज हमने जब इनसे बात करी, इन्होंने बताया कि किस तरह एक कंज्यूमर को अपने कानूनों को जानना चाहिए ताकि उनके साथ कभी ना इंसाफ़ी ना कर सके कोई। और साथ ही इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को सोशल वर्क के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उनसे जितना हो सके वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी हैसियत के अनुसार वो सोशल वर्क कर सकता है और समाज को एक उन्नति की तरफ ले जा सकता है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ये हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आए और इतनी अच्छी सीख हमें सिखा के गए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्रम में आने पर के लिए। और सर एक बार और आपको अपने जन्म दिवस की हार्दिक बधाई सर, बहुत बहुत मिलन एक्सप्रेस की थैंक टीम की यू तरफ से।